स्टूडेंट्स, हमने ओलिगोपॉली की जो है क्लासिफिकेशन, फीचर्स, इमर्जेंस, उसमें प्राइस डिटर्मिनेट हो सकती है नहीं हो सकती है के बारे में सारा पढ़ लिया था। आज हम क्लासिकल मॉडल्स ऑफ ओलिगोपॉली करेंगे, जिसमें से सबसे पहला मॉडल है कोर्नोस मॉडल। जो कोर्नो का मॉडल है कुछ खास असम्पशंस पर आधारित है। पहली असम्पशन है कि इसने दो ही फॉर्म्स ली हैं, इसलिए से स्पेशल केस ऑफ ड्यूपॉली कहते हैं। ड्यू मीन्स दो सेलर्स, पॉली मीन्स सेलर्स, जिसमें 2 सेलर्स हैं और इसमें मिनरल वाटर की प्रोडक्शन की बात की गई है। दो फॉर्म्स जो हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, एक ही तरह का प्रोडक्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 है। इसका मतलब ये है कि MR इज इक्वल टू MC होता है। हमारे इक्विलिब्रियम शर्त जब MC 0 है तो MR जहां पे 0 होगा वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। जो नंबर ऑफ बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, परफेक्टली अवेयर है डिमांड कर्व के बारे में दोनों प्रोड्यूसर्स। लेकिन जो फॉर्म है वो ये मानकर चलती है कि जो दूसरी फॉर्म है उसकी कॉम्पिटिटर वो अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगी। मीन्स कि जितना वो प्रोड्यूस कर रही है अगर वो उसके बाद कोई डिसीजन लेती है तो वो उसका अपना होगा, वो उसको चेंज नहीं भी करेगी चाहे वो पहला कुछ भी करे। और जो दूसरी फॉर्म है वो ये सोचती है कि पहला कुछ मर्जी करे लेकिन अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। प्राइस वेरिएबल है, जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होती है उसी पर ही वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। दोनों ही प्रॉफिट्स जो हैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हमारे डिमांड कर्व है, जिसे डिमांड कर्व AR भी कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये इसके हाफ में से MR निकलती है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा जहाँ पे MR 0 है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट 0 है। तो फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज की शर्त क्या है? MR इज इक्वल टू MC। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम शर्त हमारी पूरी हो रही है। यहाँ पे हमारी जो है प्राइस डिसाइड हो गई है। फर्क ये की हम मानकर चले कि पहले जो प्रोड्यूसर A है, फर्म A है, मार्केट में एंटर किया, उसने मार्केट की मिनरल वाटर की डिमांड देखी, उसके हिसाब से MR बनाया। यहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। ये हमने इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में किया था कि हॉरिजॉन्टल हाफ में से अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे ड्रॉ किया जाए बेस का जो हाफ होता है तो वो जो है 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है और वहां पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। उसके ऊपर ग्रेटर देन 1, नीचे लेस देन 1 होती है। तो यहाँ पे इसने प्राइस फिक्स कर दी। अब जो B प्रोड्यूसर है वो ये सोचता है कि A इतना ही प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए इसका मतलब मार्केट ये बची। टोटल डिमांड कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो A प्रोड्यूसर है उसने आधी तो बेच दी, तो इसका मतलब क्या है कि आधी बची B के लिए और वो ये सोचेगा कि A अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। वो उसमें से अपनी, अब ये पीछे वाला पोर्शन छोड़ देगा, यहाँ से अपनी MR ड्रॉ करेगा। यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, MR इज इक्वल टू MC, MC इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम यहाँ 0 पे आ गया, तो यहाँ पे टच करके यहाँ पे AR प्राइस जो है वो ये रख देगा PP। अब वो कितना शेयर बेच रहा है? हाफ का हाफ, मतलब चौथा हिस्सा। 2 हिस्से इसने बेच लिया, हाफ बेचा था टोटल का, और उसने आगे हाफ का हाफ बेचा है, मतलब कि 1/4 पार्ट जो है वो सेल करा और प्राइस उसने कम कर दी है। अब जो A है वो देखेगा कि इतनी मार्केट बची हुई है तो अब उसको इसी रेट पे जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है उसी पर बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो अपनी फिर MR बनाता है, फिर प्राइस डिसाइड करता है। आप देखिए कि जो A की प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है और B की बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखिए A इतना प्रोड्यूस कर रहा था, जब B ने कीमत इतनी कर दी तो यहाँ A का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर आ गया और इतना B को मिल गया, आधा हो गया। फिर यहाँ आगे जाते हैं, फिर ऐसे करके B की जो है वो बढ़ रही है प्रोडक्शन और A की कम होती जा रही है। तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं सीखते हैं। मतलब A ने भी चेंज किया आउटपुट, B ने फिर चेंज किया, A ने फिर चेंज किया। ये प्रोसेस चलता रहता है आगे की आगे, जबकि दोनों का आउटपुट बराबर नहीं हो जाता। A का कम होने लगता है, B का बढ़ने लगता है और लास्ट में दोनों का बराबर हो जाता है। इसको हम मैथमेटिकली समझेंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फुलिश मॉडल, क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखते। उन्होंने क्या माना है कि जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रखेगी उनकी कॉम्पिटिटिव फॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब ऐसा करते ही जा रहे हैं और हर बार यही बात मान रहे हैं कि आउटपुट चेंज नहीं होगा, जबकि आउटपुट चेंज होता रहता है। अब हम इसको मैथमेटिकली समझेंगे। अब मैथमेटिकली देखिए, हमने डायग्राम में देखा था कि फर्स्ट पीरियड में A की एंट्री होती है, MR MC इज इक्वल टू 0 और वो हाफ पे होती है इक्विलिब्रियम। तो जो हाफ प्रोडक्शन कर लेता है जितनी टोटल डिमांड है। अब A के आने के बाद फर्म B आ जाती है,
पीरियड 2 के लिए, जब पीरियड 1 था उसके लिए पीरियड 2 में स्टार्ट होगा। पहला पीरियड तो एक फॉर्म का था। अब हमने देखा था डायग्राम में जो आधा बच गया था, आधे का आधा, मतलब जो आधा बचा हुआ था उसका आधा वो प्रोड्यूस करता है। ये पूरे का एक का आधा प्रोड्यूस करता है क्योंकि पूरी मार्केट इसके पास थी। इसके पास आधी मार्केट बची थी, ये आधे का आधा प्रोड्यूस करेगा, मीन्स 1/4। ये हमने डायग्राम में देख लिया था। अब फिर बी ए जो है फिर डिसीजन लेता है, जो बची हुई बाजार है उसमें से फिर वो आधा अपना कर लेता है, मीन्स 1/4 हाफ किसका करता है, जितना बी ने बेच दिया। बी ने कितना बेच दिया, 1/4। एक पूरी मार्केट कितनी है, 1 में से 1 माइनस 4, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3/8 आ जाता है। एलसीएम लोगे 4, 3/4 आ जाएगा। 3/4 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 के साथ 3/8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट खोल दी माइनस 1/8, इस तरह से खोल दी। अब जितना बी ने ए ने बेच दिया, बी नहीं बेच पाएगा, तो बी की पोजीशन क्या रहेगी, हाफ प्रोड्यूस करेगा जितना ए ने कर लिया। ए ने कितना कर लिया, 3/8, 1 माइनस 3/8 हो जाएगा। और उसका आधा किसने प्रोड्यूस करना है, बी ने। तो इसका फिर एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया तो 5/16 है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 प्लस 1/16, उसको तोड़ के ही रखा जा सकता है क्योंकि आगे हमने समेशन करना है। फिर अब कितना बेचा है बी ने, 5/16। तो ए तो वो नहीं बेच सकता, बाकी बचे हुए बाजार का वो आधा बेचेगा। तो एक में से कितना माइनस करोगे, 5/16, तो इसको फिर हाफ कर दिया तो ये 11/32 आ गया। और फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/8 माइनस 1/32। अब जितना इसने प्रोड्यूस कर लिया, फिर बी क्या करेगा, अब बी 1 माइनस 11/32 कर देगा। जो इसने बेचा है एक में से वो माइनस कर देगा, जो ए का हिस्सा बनता है, और बाकी का आधा वो खुद प्रोड्यूस करेगा। फिर उसको ऐसे एक्सपेंड कर लिया हमने। अब बी कितना बेच रहा है, 21/64। तो जो ए है वो नहीं बेच सकता है 21/64, वो ये सोचता है कि वो अपना आउटपुट सेम रखेगा। हमने ये असम्पशन में पढ़ा है कि वो अपना आउटपुट स्थिर रखेगा। 21/64 माइनस कर देगा एक में से, उसका आधा 43/128 वो फिर बेच देगा, वो ट्राई करेगा और प्रोड्यूस करेगा। उसको इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। अब जो बी है वो सोचेगा कि ये 43/128 पे फिक्स रखेगा, वो फिर जो बाकी बची हुई मांग है उसको आधा फिर प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, नॉन एंडिंग है। अब हमने सीडी को जो टोटल प्रोडक्शन है इक्विलिब्रियम लेवल पे ए की कितनी हो गई, ये सारी कॉन्टिन्यूशन चलता रहेगा। अब ए की प्रोडक्शन जो है इस तरह से 128 यहाँ तक आई है, नेक्स्ट टाइम और आगे तक जाएगी, एक स्टेप बढ़ता जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, 1/2 माइनस 1/8 माइनस 1/32 माइनस 1/28 माइनस, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 2 से इस तरह से माइनस में कॉन्टिन्यूशन चलेगी। उस तरह बी की 1/4 है, 1/16 है, 1/64 है। फिर इस तरह से जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करते करते ये आगे तक चला जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, 1/4 इंटू 1/4 16 ही होता है, प्लस 1/4 की स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1/4 की क्यूब हो जाएगा, फिर 1/4 की 4 हो जाएगा, पावर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे भी सेम है, इसको हमने तोड़ दिया, 1/2 माइनस ब्रैकेट में कर दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया, 1/8 प्लस 1/32 प्लस 1/28 कॉन्टिन्यूशन में है। फिर इसको आगे हमने स्प्लिट कर दिया, 1/8 प्लस 1/8 इंटू 1/4 प्लस 1/8 इंटू 1/4, इस तरह से स्क्वायर इस तरह से चलता रहेगा। अब इसके हम जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है, कॉमन फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है। तो इस तरह हम इसके जीपी का जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। तो जीपी प्रोग्रेशन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके समेशन का ये सम का साइन है। क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, आर मीन्स कॉमन रेशियो। तो किस तरह से निकालोगे इसकी, ये तो अलग है, ये जीपी है हमारी। तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी, 1/8, 1 माइनस कॉमन फैक्टर कितना, 1/4 1/4 1/4, तो 1 माइनस 1/4, तो 1 माइनस 2 माइनस 1/8, इसको एलसीएम लोगे तो 3/4 आ जाएगा। तो रिवर्स हो गया, 3 इनवर्स करके 4/3 बन गया, कैंसिल करके कितना आ गया, 1/6। फिर एलसीएम ले लिए तो 1/3 आ जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट फैक्टर टर्म कितनी है, 1/4 है, और कॉमन रेशियो 1/4 है। तो 1/4 माइनस 1 माइनस 1/4 एलसीएम लिया हमने, तो इसकी भी कितनी आती है, 1/3 आती है। तो अगर हम टोटल प्रोडक्शन ऑलिगोपॉली मॉडल में करेंगे तो 1/3 ए ने प्रोड्यूस किया है, 1/3 बी ने किया है, और दोनों की टोटल 2/3 होती है। जैसा कि हमने किया हुआ है
मोनोपोली में जो प्रोडक्शन होती है वो ग्रेटर देन 1 पे होती है, मीन्स लेस देन 1 प्रोडक्शन रहती है, ठीक है। और जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन उसमें 1 होती है और उसमें हाफ से कम, तो इसका हाफ से कम रहती है मोनोपोली में। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी वही रहती है, लेकिन ओलिगोपोली में जो उत्पादन है हाफ से ज्यादा होता है और 1 से कम। मतलब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन से यहाँ प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा रहती है और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इसमें प्रोडक्शन कम रहती है। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों की प्रोडक्शन। फर्क ए की कम होता जाता है आउटपुट और बी का बढ़ता जाता है, लेकिन लास्ट में दोनों का जो प्रोडक्शन होगा वो इक्वल होगा। इसका हम फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि n/n+1 कितनी प्रोडक्शन होगी। मान लीजिए 4 फॉर्म्स हैं, तो 4 फॉर्म्स होगी तो अपॉन 4+1, मतलब फॉर्मूला जो है n/n+1, n मतलब नंबर ऑफ फॉर्म्स। अगर 4 फॉर्म्स हैं तो प्रोडक्शन कितनी होगी 4/5। अगर 5 फॉर्म्स हैं तो प्रोडक्शन कितनी होगी 5/6। अगर 6 फॉर्म्स हैं 6/7। इस तरह से आप प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।